एक ही सपना, विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट हो अपना। सोशल मीडिया पर बीते दिनों इस मीम ने खूब सुर्खियां बटोरी, चर्चा भी हुई। आपने भी खूब सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इस मीम की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस शख्स की बात करेंगे जिसने विशाल मेगा मार्ट का सपना देखा। वो शख्स जिसे 4 साल की उम्र में ही पोलियो हो गया, जो बिना सहारे के अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो सकता था, उसने कैसे 6500 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। कैसे उसने ना सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले लाखों लोगों को हाइपर मार्केट तक ले जाकर हाथ में ट्रॉली लेकर उनके शॉपिंग करने का सपना भी पूरा किया। कैसे उसने कलकत्ता की एक 50 स्क्वायर फीट की दुकान से ऐसा बिजनेस शुरू किया जो 20 लाख स्क्वायर फीट तक फैल गया। एक शहर से निकलकर कैसे वो 18 से ज्यादा राज्यों तक फैल गया। बात इस पर भी होगी कि अचानक से करोड़ों का मुनाफा कमाने वाली कंपनी कैसे मुनाफे से कई गुना ज्यादा घाटे में चली जाती है। कैसे लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने वाले बिजनेसमैन दिवालिया हो जाते हैं। कैसे एक बार फिर से वो खड़े होते हैं और एक नई कंपनी खड़ी करते हैं। ना सिर्फ खड़ी करते हैं, बल्कि उसका टर्नओवर भी करीब करीब 2000 करोड़ तक पहुंचा देते हैं। क्या है विशाल मेगा मार्ट और V2 को खड़ा करने वाले रामचंद्र अग्रवाल की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। साल 1965, कलकत्ता के एक लोअर मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली में रामचंद्र अग्रवाल का जन्म होता है। 650 स्क्वायर फीट के पूरे मकान में कुल 20 सदस्य रहते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि कभी कभी घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाता था। बचपन से ही अलग प्रतिभा रखने वाले रामचंद्र की तबीयत 4 साल के उम्र के बाद बिगड़ने लगी। उन्हें चलने फिरने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टर को जब दिखाया गया तो लगा कि इन्हें भी बड़े भाई के जैसे ही मेनिंजाइटिस की बीमारी है। मेनिंजाइटिस एक तरह की गंभीर बीमारी होती है जिसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी को कवर करने वाली झिल्ली में सूजन आ जाती है। डॉक्टरों ने यही सोचकर इनका इलाज भी शुरू किया, लेकिन मर्ज कुछ और ही निकला। नतीजतन 4 साल की उम्र के बाद से ही रामचंद्र का एक पैर पोलियोग्रस्त हो गया और उनका जीवन अब बैसाखी के भरोसे चलने लगा। रामचंद्र की जिंदगी बैसाखी के भरोसे तो आ गई, लेकिन वो अब भी कुछ अलग करने की चाह रखते थे। 17 साल की उम्र से ही उन्होंने डायरी लिखनी शुरू कर दी। डायरी में वो अपनी और अपने समाज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने की खूब सारी प्लानिंग किया करते थे। ये उनका सपना था कि वो लोगों की जिंदगी को बेहतर बना पाएं। लेकिन किसी भी प्लानिंग को अमल में लाने के लिए सबसे जरूरी होता है पैसा। सो पैसों की दिक्कत को खत्म करने के लिए रामचंद्र ने पैसों का जुगाड़ करना शुरू कर दिया। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। इसी से वो अपना खर्च मैनेज किया करते थे, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला था। सेंट जेवियर्स कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद 1983-84 के अल्ले पल्ले रामचंद्र ने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और इसी के साथ उन्होंने नौकरी भी शुरू की। ये एक पार्ट टाइम जॉब थी। कोलकाता की रानी सती मेटल इंडस्ट्रीज में एक असिस्टेंट मैनेजर की पद पर उन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत की। रामचंद्र सुबह 6 से 10 कॉलेज अटेंड करते थे और फिर नौकरी पे चले जाते थे। महीने की कुल सैलरी मिलती थी 300 रुपए। ये नौकरी करते हुए ही रामचंद्र को एहसास हो गया कि नौकरी से कुछ खास नहीं हो सकता। सो उन्होंने अब बिजनेस में उतरने का फैसला ले लिया। साल था 1986 का और तब महज 21 साल की उम्र में रामचंद्र ने कोलकाता के लाल बाजार के एक इलाके में एक दुकान किराए पर उठाई। दुकान केवल 50 स्क्वायर फीट की थी, माने एक घर में जितना बड़ा बाथरूम होता है लगभग उतना ही बड़ा। बहरहाल दुकान तो किराए पर मिल गई, लेकिन बिजनेस कौन सा किया जाए ये तय नहीं हो पाया था। सबसे पहले रामचंद्र ने उस दुकान में कोल्ड ड्रिंक बेचना शुरू किया, लेकिन यह भी इतना आसान नहीं था। कोल्ड ड्रिंक को ठंडी करने के लिए फ्रिज की जरूरत थी। उस वक्त फ्रिज एक लग्जरी प्रोडक्ट था, इसे खरीदना इतना भी आसान नहीं था। ऊपर से घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि माल के साथ ही साथ फ्रिज भी ले लिया जाए या उसके में भी पैसे लगा दिए जाए। रामचंद्र ने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया था। वो अपने घर पर रखे फ्रिज को दुकान ले आए और कोल्ड ड्रिंक बेचना शुरू कर दिया, लेकिन ये बिजनेस चल नहीं पाया। रामचंद्र ने देखा कि उनके आसपास कई सारे दफ्तर थे, तो उन्होंने सोचा अगर फोटोकॉपी का बिजनेस किया जाए तो शायद वो चल पड़े। पर यह धंधा भी ठीक नहीं चला। इसके बाद रामचंद्र ने इसी दुकान से फैब्रिक माने बिना सिले हुए कपड़े बेचने शुरू किए, पर यह धंधा भी कुछ अच्छा नहीं चला।
ये वो दौर था जब रेडीमेड कपड़े यानी पहले से सिले हुए कपड़ों का चलन धीरे धीरे बढ़ने लगा था। लोग तैयार कपड़े खरीदना पसंद करने लगे थे। सो इस बदलते दौर के हिसाब से रामचंद्र ने एक और बार अपना बिजनेस बदला। उसी दुकान से रामचंद्र ने एक आखिरी दांव चला। अब उन्होंने सिले हुए कपड़ों का धंधा शुरू कर दिया। दुकान का नाम रखा विशाल गारमेंट्स। लेकिन जिस घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता हो, वहां रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सामान भरने के लिए पैसे कहां से आते हैं? इसके लिए परिवार की थोड़ी बहुत बचत और कुछ लोकल साहूकारों से 1 लाख रुपए कर्ज लिया गया। अब तक 2-3 बिजनेस ठप हो चुके थे, तो इस बार रामचंद्र ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। अपनी स्कूटर, जिस पर दिव्यांगों के लिए 2 एक्स्ट्रा पहिए लगे होते हैं, उसी से वो खुद माल खरीदने जाते हैं और दुकान पर लाकर बेचते थे। शुरुआत में सेल कम ही थी, लेकिन 90 के दशक तक कलकत्ता में उनकी दुकान का नाम चलने लगा था। 50 स्क्वायर फीट की एक दुकान अब 4 से 5 स्टोर्स में बदल चुकी थी। उन्होंने ब्रांडेड कपड़ों के बड़े बड़े स्टॉक्स खरीदकर उसे डिस्काउंट पर बेचना शुरू किया। ज्यादा कपड़े बेचने के लिए रामचंद्र को ज्यादा जगह की जरूरत अब महसूस होने लगी और छोटे दुकान से ज्यादा कस्टमर्स को डील नहीं किया जा सकता था। यहां रामचंद्र अग्रवाल ने एक तरकीब आजमाई। उन्होंने कपड़ों की प्रदर्शनी लगाना शुरू किया। प्रदर्शनी माने कपड़ों को खुले में हैंगर पर लगा कर रखना कि लोग उसे खुद ही देख पाएं। उसे दिखाने के लिए किसी एक कर्मचारी को भी न लगाना पड़े। इससे कम स्टाफ के साथ ज्यादा सेल होती थी। दुर्गा पूजा के वक्त खरीदारी की भारी भीड़ उमड़ती थी। ये देखते हुए रामचंद्र ने एक बंद पड़े टाइगर सिनेमा हॉल को दुकान में बदल दिया। यहाँ पर उन्होंने अपने कपड़ों को लगाना शुरू किया और ज्यादा जगह की वजह से भारी भीड़ में आने जाने वाले लोगों को भी आसानी से खरीदारी करने को मिल जाता था। कपड़ों की ऐसी प्रदर्शनी लगाना उनके लिए एक अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी साबित हुआ। इसी दौरान सिंगापुर, बैंकॉक और यूरोप की यात्रा पर भी रामचंद्र गए। एक बिजनेसमैन हर जगह बिजनेस के बारे में ही सोचता है। रामचंद्र भी ऐसे ही थे। विदेशों में जब उन्होंने हाइपर मार्केट सिस्टम को देखा तो उन्हें अपने भविष्य के बिजनेस मॉडल का आइडिया मिल गया। हाइपर मार्केट माने एक ऐसी बड़ी दुकान जहां घरेलू किराना के सामानों के साथ ही साथ कपड़े, जूते और घर के सारे बर्तन, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाए। अग्रवाल को समझ आ गया कि अगर बिजनेस में बड़ा बनना है तो बड़ी वॉल्यूम में सामान बेचना होगा और इसके लिए हाइपर मार्केट ही सबसे सही रास्ता है। लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के उनके सपने को सार्थक करने का यह हाइपर मार्केट सबसे सटीक तरीका था। एक ऐसा बड़ा स्टोर खोलना जहां कपड़ों के साथ ही साथ घर के सारे सामान मिल सकें और दाम इतना कम रखना कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोग भी मॉल के शॉपिंग एक्सपीरियंस को आसानी से ले पाएं। हुआ भी ऐसा ही। रिटेल स्टोर के अलावा रामचंद्र ने कलकत्ता में ही एक्वाटिका नाम से एक वाटर पार्क भी खोला, जो खूब चला भी। 90 के दशक तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन नई सदी, नया दशक अग्रवाल के लिए ठीक नहीं रहा। यूनियन से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं हुई और साल 2001 में रामचंद्र अग्रवाल को कोलकाता में अपनी सारी दुकानें बंद करनी पड़ी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अपने परिवार के साथ शहर ही छोड़ना पड़ा। लेकिन रामचंद्र ने इससे हार नहीं मानी। नई सदी के साथ वो पूरे परिवार को लेकर दिल्ली आ गए। नए आइडियाज के साथ उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया। नाम रखा विशाल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। ये वही विशाल रिटेल था जो आगे चलकर विशाल मेगा मार्ट बना। बहरहाल 2003 में उन्होंने दिल्ली के राजौरी गार्डन में अपना पहला हाइपर मार्केट खोला। देखते ही देखते ये हाइपर मार्केट उड़ान भरने लगा। फिर रामचंद्र गुड़गांव पहुंचे। 2003 में गुड़गांव में पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला। अपने बिजनेस मॉडल के चलते इन्होंने रिलायंस और डीमार्ट जैसे हाइपर मार्केट को टक्कर देना शुरू कर दिया। 2007 में कंपनी ने अपनी आईपीओ जारी की और इसका वैल्यूएशन 2000 करोड़ के पार चला गया। 2007-8 तक विशाल मेगा मार्ट के 18 राज्यों में 50 से भी ज्यादा स्टोर्स खुल चुके थे। उनका टारगेट टियर 2 और टियर 3 शहरों के लोग थे जो कम दाम में अच्छे प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे चाहते थे। उन्होंने दूसरी कंपनियों के साथ ही साथ अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी की। मतलब अपने ही फैक्ट्री में कपड़े बनाते और अपने ही स्टोर में उसे बेचा करते थे। इससे उनको और भी ज्यादा मुनाफा होने लगा था। तेजी से बढ़ते इस बिजनेस को रामचंद्र ने और भी रफ्तार देने की कोशिश की, लेकिन ये रफ्तार उनके लिए अच्छी साबित नहीं हुई, बल्कि उनके बिजनेस का अंत करने वाला बन गई। स्टोर्स पर स्टोर खोलना और एक के बाद एक फैक्ट्रीज खुलने लगे।
इन सब के लिए बाजार से खूब सारा पैसा भी लेना पड़ा, लेकिन एक साथ इतने सारे स्टोर्स को मैनेज करना मुश्किल होने लगा, खर्चे बढ़ने लगे और आमदनी घटने लगी। ऊपर से साल 2008-9 की आर्थिक मंदी के बाद से ही रामचंद्र अग्रवाल का विशाल मेगा मार्ट घाटे में जाने लगा। घाटा भी कोई छोटा मोटा नहीं, ऐसा जिसने उन्हें 900 करोड़ रुपए के कर्ज में ला दिया। रामचंद्र एक तरह से दिवालिया हो गए। अंततः उन्होंने 2010-11 में अपनी कंपनी विशाल मेगा मार्ट को बेच दिया और सारे कर्ज चुकाए। भले ही रामचंद्र ने विशाल मेगा मार्ट को बेच दिया, लेकिन उनका बिजनेस प्लान अब भी उनके साथ था। उन्होंने उसी प्लान के साथ एक नई कंपनी खड़ी की, नाम दिया V2 रिटेल लिमिटेड। अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए उन्होंने इस बार ज्यादा फोकस्ड होकर अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। 2012 में झारखंड के जमशेदपुर में अपना पहला स्टोर खोला। बीते 13 सालों में रामचंद्र अग्रवाल के V2 ने देश भर के अलग अलग राज्यों में 150 से भी ज्यादा स्टोर्स खोले। कंपनी की वैल्यूएशन 4000 करोड़ की हो गई और तो और टर्नओवर भी 1900 करोड़ के आसपास पहुंच गया। बकौल रामचंद्र उन्होंने V2 से की हुई नई शुरुआत से विशाल मेगा मार्ट को भी पछाड़ दिया। 6500 से भी ज्यादा कर्मचारियों को उन्होंने अपने स्टोर पर रोजगार दिया और समाज के लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देश भर के टियर 2 और टियर 3 शहरों में रामचंद्र लगातार अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। अब रामचंद्र अग्रवाल का ध्यान दक्षिण और पश्चिम भारत में मौजूदगी को मजबूत करने पर है। V2 की सफलता के पीछे एक बड़ी वजह उनके लोकेशन सिलेक्शन की भी रही। छोटे शहरों पर फोकस करने के दो खास वजह या कह लें दो खास फायदे होते हैं। पहला कि बड़े शहरों के मुकाबले छोटे शहरों में बड़े स्टोर्स यानी हाइपर मार्केट से समाज में ज्यादा असर डाला जा सकता है, उनका मकसद भी यही था। दूसरा ये कि छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए मॉडर्न रिटेल का एक अनुभव होता है, जैसे खुद ट्रॉली लेकर आराम से घूमना और बिना किसी की दखलंदाजी के सामान चुनना एक नई और आकर्षक चीज होती है ये। अब जब छोटे शहरों में लोगों की आमदनी और खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है तो इन वजहों से भी अच्छी कमाई होने लगी और V2 ने इस पूरे अवसर को भुनाया भी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन शहरों में जमीन और दुकान का किराया मेट्रो शहरों की तुलना में काफी कम होता है। इससे दुकानों की लागत कम रहती है और ग्राहकों को भी सस्ते दाम मिलते हैं। कंपनी को फायदा होता है सो अलग। बिक्री के साथ जैसा कि रामचंद्र अपने सपने यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने का हवाला देते हैं, उसका ज्यादा असर भी इन्हीं इलाकों में देखने को मिलता है। बहरहाल केवल बिजनेस से ही नहीं बल्कि रामचंद्र एक और सपना देखते हैं जिसे वो आने वाले समय में पूरा करने की बात करते हैं। बिजनेसमैन रामचंद्र अग्रवाल देश के प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देखते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात खुद ही बताई। वो खुद की पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश का PM बनकर वो लोगों की समस्याएं और समाज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को और भी आसानी से बेहतर बनाए। बहरहाल आप रामचंद्र की पूरी कहानी पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।